नमस्कार, मैं एस के बंसल, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, G++ सांगा। आज आपके सामने 12th क्लास का मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ उसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आइए चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। स्टूडेंट्स, क्या होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट? ऐसे एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में एंटर करता है। पी ब्लॉक बेटा 3 तरह के पी ब्लॉक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। 3 तरह के ये पी ऑर्बिटल हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया तो उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर हैं वो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अब इनमें क्या है, देखो स्टूडेंट टू स्टूडेंट समझने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब इसमें है क्या कि कई स्टूडेंट इसको इस तरह से भी याद करते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। ये मतलब कि याद करने का एक तरीका है। तो आप, लेकिन हमें तो यहाँ एलिमेंट के नाम याद करने हैं, और जो कि है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 7। अगर हम इसमें 8 जोड़ देते हैं तो फास्फोरस आ जाता है जिसका एटॉमिक नंबर है 15। अगर हमने इसमें 18 जोड़ा तो यानी 33, ये आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर आ जाता है। फिर हम इसमें फिर 15 जोड़ते हैं, 18 जोड़ते हैं, और 18 जोड़ने पर जो एंटीमनी का एटॉमिक नंबर आ जाता है वो है 51। और 51 में अगर हम 32 जोड़ देते हैं तो वो एटॉमिक नंबर आ जाता है बिस्मिथ का। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हीलियम, नोबल गैस कोर है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। तो हीलियम के आगे अगर हम लिख देते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो ही गए, 2 4 और 3 7। बिल्कुल इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ इसके नीचे 3s2 3p3, तो ये फॉस्फोरस की कन्फिग्रेशन हो जाएगी। ठीक आर्सेनिक की कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 3d10 4s2 4p3, और एंटीमनी के लिए 4d10 5s2 5p3, और बिस्मिथ के लिए 4f14 5d10 6s2 6p3। अगर हम जनरल कन्फिग्रेशन लिखें तो सबकी जनरल कन्फिग्रेशन क्या आएगी, नोबल गैस कोर NS2 NP3, और यहाँ N की वैल्यू है 2 to 6। इन सारे मेंबर्स को हम निकोजन भी कहते हैं। अब निकोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इनकी प्रेजेंस रहेगी तो हमें सफोकेशन हो जाएगी, यानी हमारा दम घुटने लग जाएगा। इसी वजह से हमने इनका नाम निकोजन रखा है।
इनके सारे के सारे कंपाउंड भी सफोकेशन कोज करते हैं, इसलिए इनके कंपाउंड का नाम है निकोनाइट। जैसे ये निकोजन है और इनके कंपाउंड निकोनाइट्स। सबसे पहले हम आते हैं इनकी अकरेंस में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा फ्री स्टेट में भी मिलता है और नाइट्रोजन हमारा कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। फ्री स्टेट में नाइट्रोजन एयर में पाया जाता है और वो भी 78% बाई वॉल्यूम। और कंबाइंड स्टेट में इसके सोर्स हैं सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक इसी तरह से जो फास्फोरस है वो पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम हैलाइड्स या CaX2, क्योंकि यहाँ X जो है फ्लोरीन भी हो सकता है, OH भी हो सकता है और क्लोरीन भी हो सकता है। अगर फ्लोरीन है तो इसको फ्लोरोएपेटाइट बोलते हैं। अगर OH ग्रुप है तो इसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलेंगे। अगर क्लोरीन है तो हम इसको क्लोरोएपेटाइट कहेंगे। यानी ये जो भी कंपोजिशन है ये सारी की सारी हमारी एपेटाइट। इसी तरह आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हमें सब के सब सल्फाइड्स के रूप में पाए जाते हैं। अगर देखा जाए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं जो कि है एटॉमिक रेडियाई। नाइट्रोजन से अगर हम चले बिस्मथ की तरफ तो हम देखते हैं कि इनकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती जाती है। अब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होने का, अब एटॉमिक रेडियाई क्यों इंक्रीज हुई, तो इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं दो एलिमेंट लेता हूं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो मतलब 7 प्रोटॉन और 7 ही इलेक्ट्रॉन है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा 2, 5। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो 15 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतनी होगी। पहले सेल में 2, फिर 8 और फिर 5। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब हम ग्रुप में चलें, जब हम ग्रुप में चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई देखो बेटा इंक्रीज होती जाती है। क्या कारण है? ग्रुप में नंबर एक तो नंबर ऑफ सेल देखिए, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 3 सेल हैं, तो हम ये कह सकते हैं ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज। ग्रुप के अंदर अगर हम चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस किसके बीच में बेटा? न्यूक्लियस और वैलेंस सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? इंक्रीज। डिस्टेंस इंक्रीज होने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। ये सारे फैक्टर एटॉमिक साइज को इंक्रीज करते हैं। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज तो एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप किसी भी ग्रुप में जाएं, अगर एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करते हैं किसी भी ग्रुप में, तो हमेशा है ना ये प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, और इसके रीजन हमेशा यही रहेंगे कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। ये सारे फैक्टर साइज को इंक्रीज करेंगे।
अगर साइज इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज। फिर हम जो अगली फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। जैसे हमने ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्योंकि आइसोलेटेड गैसियस एटम, गैस का एटम हमेशा आइसोलेटेड ही होता है, और ये इस एटम का लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो हमें कम से कम कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो मिनिमम एनर्जी हमने इसको दी, इस आइसोलेटेड गैसियस एटम को दी, ताकि इसका ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला जाए, तो उसी एनर्जी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाते हैं तो हम पाते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है ना डिक्रीज हो जाती है। देखो सीधी सी बात है, क्यों घटती है। हमने देखा जो ऊपर एटम थे बिल्कुल छोटे साइज के थे, लेकिन जैसे जैसे हम बॉटम पे आए एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से और दूर हो गया। तो इस दूर वाले इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रिमूव करना है तो हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन एटम का साइज जब छोटा साइज होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, इसको रिमूव करना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आई ई की वैल्यू घटेगी। और घटने का कारण क्या बताएंगे आप, वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन नाइट्रोजन फैमिली। तो सीधी सी बात है बेटा, क्यों घटेगी, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम बात करें अगर नाइट्रोजन फैमिली की, तो इनकी आईई की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है ग्रुप 16 से, जबकि ग्रुप 16 के एलिमेंट का जो साइज होता है वो होता है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। सॉरी, ग्रुप 15 के एलिमेंट का साइज जो होता है ग्रुप 16 से लार्ज साइज होता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना भी है इनसे, एक तो हम ग्रुप 15 से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और एक हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ग्रुप 16 से। ग्रुप 16 के एलिमेंट जो हैं स्मॉल साइज के हैं, और जबकि ग्रुप 15 के एलिमेंट लार्ज साइज के हैं। तो हिसाब तो यही कहता है कि आई ग्रुप 16 की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, आई ग्रुप 15 एलिमेंट की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन को देखें तो हमें यहाँ ये दिखाई देता है कि इसका जो पी ऑर्बिटल है एग्जैक्टली हाफ फील्ड होता है, और एग्जैक्टली हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है। यही कारण है कि पी ब्लॉक एलिमेंट यानी नाइट्रोजन फैमिली की आईई ग्रुप 16 से ज़्यादा पाई जाती है, जबकि इनका साइज ग्रुप 16 से ज़्यादा पाया जाता है, फिर भी नाइट्रोजन फैमिली की आईई ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह से एक आध हम और प्रॉपर्टी इनकी डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने
जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है वो है एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और अब तीसरी नंबर प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। देखिए, ये दो एटम हैं, एक एक्स और एक वाई, दोनों ने बॉन्ड बना रखा है एक दूसरे के साथ। अब इन दोनों में से एक एलिमेंट की ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यही टेंडेंसी कि बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना, तो ये एक एटम की टेंडेंसी, कोवालेंट बॉन्ड जिन दो एटम के बीच में बना हुआ है उनमें से एक की टेंडेंसी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेना, तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी है, देखो ये यहाँ पे वाई की टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू विड्रॉ द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवालेंट बॉन्ड। लेकिन इस फैमिली में हमने क्या देखा, अभी अभी नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक गए, एटम का साइज इंक्रीज होता गया, तो ये टेंडेंसी एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की घटती गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज होने का कारण बेटा यही है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से जो ये न्यूक्लियस जो अट्रैक्टिव फोर्स कोज करता है बाहरी इलेक्ट्रॉन पर या दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पर जिसके साथ इसने कोवालेंट बॉन्ड बना रखा है, तो इसकी टेंडेंसी नेचुरल बात है क्या होगा, घटेगी। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो इनकी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम आएंगे फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट में देखें तो नाइट्रोजन गैस होता है और बाकी जो एलिमेंट है रेस्ट ऑफ वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इन एलिमेंट का एक यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई N2 इज गैस बट P4 इज सॉलिड। तो बेटा इसमें सीधा सा कारण है, देखो हम ये कह देते हैं कि N2 में है ना p मल्टीपल बॉन्ड होता है, दिस इज ड्यू टू p बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन आज हमें मतलब ये जानना है कि p बॉन्ड, आज हमें ये जानना है कि p बॉन्ड के बनने से N2 गैस कैसे है। तो मैं यहाँ पे दो N2 के मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, इनके बीच में है ना ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे मैंने कह दिया इसको नाइट्रोजन नंबर 1, ये नाइट्रोजन नंबर 2, ठीक इसी तरह से इसको हमने कह दिया नाइट्रोजन नंबर 3, नाइट्रोजन नंबर 4। अब यहाँ मल्टीपल बॉन्ड बनने से देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन नाइट्रोजन 1 एंड नाइट्रोजन नंबर 2 और नाइट्रोजन नंबर 2 एंड नाइट्रोजन नंबर 1। इसी तरह नाइट्रोजन नंबर 3 और नाइट्रोजन नंबर 4 में भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है दोनों के अंदर। लेकिन देयर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन नाइट्रोजन 1 एंड नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन 1 एंड नाइट्रोजन 4। इसी तरह नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन 3 और नाइट्रोजन 2 एंड नाइट्रोजन 4 ये स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट नहीं है, जैसा कि 1 और 2 इंटरेक्ट थे और 3 और 4 इंटरेक्ट थे। तो इसका मतलब ये N2 मॉलिक्यूल इस N2 मॉलिक्यूल से दूर रहेगा, और जो चीज़ हमें एक दूसरे से दूर दूर नज़र आएंगी तो दूर दूर किसके मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के। लेकिन अब बेसिक देखिए इसका कि इनके दूर रहने का कारण क्या रहा, इनके दूर रहने का कारण क्या रहा। तो आप पाएंगे इनके दूर रहने का एक ही कारण है कि p पाई बॉन्ड। तो इसलिए हम कभी भी जवाब देते हैं ना
N2 गैस क्यों है, बाकी सॉलिड क्यों है, O2 गैस क्यों है, बाकी सॉलिड क्यों है। तो सीधी सी बात यही आती है, ड्यू टू पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब भी कभी ऐसी बात आ जाए, ऐसे क्वेश्चन का हमें जवाब देना हो, भैया N2 गैस क्यों है, ड्यू टू पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बात समझने की थी कि पी पाई बॉन्ड के कारण ये गैस क्यों रह गए, क्योंकि ये N2 मॉलिक्यूल दूसरे N2 मॉलिक्यूल से दूर रहेगा, और यही कारण है कि ये क्या पाए जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर, और दूर दूर के कारण है ना ये गैस के रूप में पाए जाएंगे। तो जब भी कभी क्वेश्चन आता है कि N2 गैस क्यों है, बाकी सॉलिड क्यों है, तो इसका सीधा सा जवाब होगा ड्यू टू पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारी, जो हमें डिस्कस करनी है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। जब हम नाइट्रोजन फैमिली में मूव करते हैं, नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक, तो हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का कारण क्या है, ये मैं मतलब आपको एक ऐसा आंसर बता देता हूँ, ये है ना आंसर सारे के सारे ग्रुप के ऊपर एप्लीकेबल होगा। देखिए क्या, अगर बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो आप बेटा ऐसा मान के चलिए कि इंक्रीज होने का कारण क्या है, मास इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम एलिमेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। ये तीनों फैक्टर एक फोर्सिस है, वंडरवाल फोर्सिस, सबसे गरीब फोर्सिस वंडरवाल फोर्सिस। तो ये भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये फोर्सिस मास, वॉल्यूम और सरफेस एरिया तीनों के साथ इंक्रीज होता है, और वंडरवाल फोर्सिस इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज। तो जब भी कभी किसी भी ग्रुप का आ जाए वाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, तो बेटा हमें आंसर यही देना, मास इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज, ऑल दीज फैक्टर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बॉइलिंग पॉइंट घट क्यों रहा है, तो हम बॉइलिंग पॉइंट घटने का एक आपको स्पेसिफिक आंसर बता देते हैं, जो कि ये आंसर हर ग्रुप के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम कभी भी घटता है, तो हम देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ये दो एटम है, मतलब टॉप का एटम नाइट्रोजन समझ लीजिए, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, और ये हो गया जो एटम ग्रुप में सबसे नीचे है उसका लार्ज साइज है। तो जो ऊपर एलिमेंट है, जो एटम है, उनकी क्या होती है, ये बॉन्ड लेंथ, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी, तो बॉन्ड लेंथ है ना कम होती है, लेस, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगी, इसलिए है ना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन जैसे ही हम बॉटम पे गए, मान लो ये आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट घटा क्यों, तो हम कहेंगे कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और बॉन्ड जल्दी जल्दी टूट जाएंगे। तो ये मतलब आंसर जब हो गया हमारा कि जब बॉइलिंग पॉइंट कोई ये कहे कि बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, तो घटने का यही कारण होता है कि बॉइलिंग पॉइंट घटा क्यों। भाई सीधी सी बात है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएट इजली, और यही कारण है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन कभी ये आ जाए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज का हमेशा क्या रीजन देंगे, मास इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज, ऑल दीज फैक्टर इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इस ग्रुप में बेटा, इस ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा, तो हम ये आंसर देंगे जो मैंने ये बताया है रीजन, ये और ग्रुपों के ऊपर लागू हो सकता है, जहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, घटेगा, सॉरी, जहाँ बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, तो घटने का रीजन हमेशा यही होता है। ठीक इसी तरह हम आते हैं एक और प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट।
लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में जाने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि मेल्ट हमेशा सॉलिड होता है। क्योंकि कई बच्चे अब पता क्या सोच रहे होंगे, नाइट्रोजन तो गैस है, फिर मेल्ट कैसे हो गई। लेकिन हमें यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का जब निकालेंगे जब वो उसको पहले सॉलिड स्टेट में बदलेंगे। अगर हम नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि नाइट्रोजन को सबसे पहले गैस की जगह सॉलिड स्टेट में बदलना पड़ेगा, जब ही तो ये मेल्ट होगा। तो मेल्ट, आपको ये याद रखना बेटा कि मेल्ट हमेशा है ना सॉलिड होता है, ना कि गैस, ना कि लिक्विड। अगर हम नाइट्रोजन से फास्फोरस गए और आर्सेनिक की तरफ जाते हैं, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मिथ, तो सबसे पहले क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट है ना इंक्रीज होता है और फिर है ना डिक्रीज हो जाता है। तो मैं सबके लिए कॉमन आंसर बता देता हूँ हर ग्रुप के लिए कि मेल्टिंग पॉइंट अगर इंक्रीज होता है तो आंसर क्या रहेगा, और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है तो आंसर क्या रहेगा। देखो अभी अभी हमने बताया मेल्ट हमेशा सॉलिड होता है, और सॉलिड के अंदर होती है पैकिंग। किसकी पैकिंग? अरे किसकी पैकिंग? अच्छा, पार्टिकल्स की। तो सॉलिड के अंदर होती है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम कहते हैं ये सॉलिड यार मेल्ट ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर हम ये कह दें ये सॉलिड तो मेल्ट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब भाई पैकिंग बढ़िया है, पार्टिकल की अच्छी पैकिंग है। तो अब हम ये कह रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन से फास्फोरस गए और आर्सेनिक गए तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब पैकिंग ऑफ पार्टिकल बढ़िया है, अच्छी है। पार्टिकल की पैकिंग बढ़िया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सही है, बढ़िया है, अच्छा है। और ये फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मेल्टिंग पॉइंट के। लेकिन अब यहाँ इसका जवाब क्या हो, ये देखिए घट गया, एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ हम गए और ये मेल्टिंग पॉइंट यहाँ घट गया, तो घटने का सीधी सी बात है। तो आपको ये कहना भाई ड्यू टू इंक्रीज इन साइज दे डू नॉट पैक वेल इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और पैकिंग अभी अभी मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट घट गया तो हम कहेंगे उसकी पैकिंग जो है बढ़िया नहीं है। पैकिंग पार्टिकल की अच्छी नहीं है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़िया नहीं है, और यही कारण है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है घट जाता है। अब ये बात बेटा इसी ग्रुप के ऊपर लागू नहीं होती, ये हमारी बात हर ग्रुप के ऊपर एप्लीकेबल होती है कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट घट गया, किसी का इंक्रीज हो गया। चाहे आप ऑक्सीजन फैमिली में जाएं, चाहे आप हेलोजन फैमिली में जाएं, चाहे आप जाएं नोबल गैसेस में, अगर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो आप ये मान के चलिए पैकिंग पार्टिकल की बहुत बढ़िया है। और पार्टिकल की पैकिंग अच्छी होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सही है। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट घटता है, किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का क्वेश्चन आ जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट घटता क्यों है, तो घटने का एक ही कारण है, दे डू नॉट पैक वेल इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। चाहे होते हो, हमें तो यही कहना है कि भाई दे डू नॉट पैक वेल इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, poses less force of attraction and less melting point। तो मेल्टिंग पॉइंट का बेटा ये कारण रहा। अब आपके सामने मतलब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ही चल रही है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में ही हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट।